हाय एवरीवन, मेरा नाम अखिलेश है। मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ आज की नई कहानी मेरी ज़ुबान पे। थैंक यू ऑल फॉर सपोर्टिंग मी सो मच। बहुत लोग बहुत तरह की बातें करते हैं, लेकिन मैं ये मानता हूँ दोस्त कि अपनी ज़िंदगी और अपने संघर्षों के लिए आप ही ज़िम्मेवार हो। आप किस तरह अपने संघर्ष को लेते हो, वही आपका आगे का फ्यूचर डिसाइड करता है। तो दोस्तों, मेरी कहानी इससे बात से शुरू करता हूँ कि दुनिया में ऐसा एक भी रिश्ता नहीं जिसके साथ धोखा ना हुआ हो, जिसके साथ छल ना हुआ हो और जिसके साथ कोई ऐसा हरकत ना हुआ जो होनी नहीं चाहिए। तो ऐसी एक कहानी ऐसी एक दुख भरी कहानी, सेंटिमेंटल कहानी और दिल को छू लेने वाली कहानी लेकर आया हूँ। ये कहानी हमारे ही वेस्ट बंगाल कैलकाटा में एक हावड़ा डिस्ट्रिक्ट है, हावड़ा में सॉरी, ये कहानी जो है वेस्ट बंगाल की है। आपने हुगली शहर का नाम सुना होगा। हुगली से 17 किलोमीटर दूर एक जगह है जिसका नाम है कोन नगर। कोन नगर में एक वैवाहिक दंपति रहते थे जिनका नाम था पंकज, दूसरे का नाम था शांता। पंकज जो है एक दुकान में काम करते थे एज अ सेल्समैन, और जो संता जो कि उनकी पत्नी थी, जो कि एक रेस्टोरेंट में हॉस्टेस का काम किया करती थी। इनका एक बेटा था जो कि 8 साल का था और चौथी क्लास में पढ़ता था। उसकी डेली जो दिनचर्या होती थी, वो डेली शाम को घर आ जाया करता था। लेकिन सिंस पंकज और समता काम पे रहते थे, तो घर के अंदर सिर्फ वो बच्चा होता था और उनका एक पालतू कुत्ता होता था। बच्चा घर पे अकेला होता था। तब उनका जो कज़न था, जो कि एज में थोड़ा-सा बड़ा था, वो अपने ट्यूशन से आता और फिर अपने इस बच्चे के साथ, अपने कज़न के बच्चे के साथ खेलता, टाइम पास करता टिल कि संता और पंकज घर पे नहीं आते। इसी तरह सारा दिन चलता था, काफ़ी दिन हो गए। डेली रूटीन था इस बच्चे का। एक दिन फ्राइडे का वक़्त था, वो स्कूल से आता है और जैसे कि हर शाम वो करता था, अपने कज़न के पास जाता था, कज़न के बच्चे के पास जाता था और उसके साथ खेलता था। तो उसने उस दिन भी वही था, उसने दरवाज़ा खोला, दरवाजे के अंदर जाता है और जैसे ही दरवाज़ा खोलते घर के अंदर घुसता है, घर का मंज़र देखकर वो डर जाता है। डर जाने के बाद वो चीखता है और बदहवास होते हुए शायद उसने कुछ ऐसा देख लिया जो शायद उसने कभी कल्पना भी न की हो। बाहर जाता है, चिल्लाने लगता है, चीखने लगता है और रोने लगता है। उसकी आवाज़ सुनकर उसके पड़ोसी घबरा जाते हैं और उसके पास आते हैं भागते-भागते और पूछते हैं कि क्या हो गया? और वो कुछ कह नहीं पाता, लेकिन दरवाज़ा जो है, संता का दरवाज़ा जो है खुला था। लोग समझ जाते हैं कि घर के अंदर कुछ है। लोग घर की तरफ रश करते हैं, सोचते हैं कि हो क्या हो गया? अंदर ही जाते हैं तो वो भी जो मंज़र देखते हैं उनके लिए भी ये कल्पना से परे था। घर के अंदर 8 साल का प्यारा स्नेहांशु, जो उसके घर के अंदर रहता था, उसकी बॉडी लहूलुहान घर के अंदर पड़ी थी। स्नेहांशु को लोगों ने हिलाने-डुलाने की कोशिश की, लेकिन बच्चा मर चुका था। सबसे पहले तो जो पड़ोसी थे, उन्होंने सबसे पहले पुलिस को बुलाया। पुलिस को बुलाने के बाद पुलिस आनन-फानन में आई। आने के बाद सबसे पहले तो घर का मुआयना किया उसने। सबसे पहले उन्होंने नोटिस किया कि जो बॉडी है, बॉडी पे इतने ज़ख्म के निशान हैं कि जो भी मारने वाला था, वो ये जो भी इंसान इस कत्ल में शामिल था, वो कतई नहीं चाहता था कि ये बच्चा ज़िंदा रहे। मतलब वो इंश्योर कर लेता चाहता था कि बच्चा किसी भी कीमत पे बच ना सके। जब उसको पूरे मंज़र को देखा गया, जब सब कुछ खंगाल लिया गया, तो देखा गया कि एक टेबल है, टेबल पे खून लगे, मतलब कि बच्चे का सर उस टेबल से मारा गया। गणेश जी की मूर्ति थी, उस मूर्ति पे भी खून लगे हुए थे, यानी कि उससे भी उस बच्चे को मारा गया।
आप सोच सकते हैं कितनी बर्बरता से मारा गया बच्चा कितनी बर्बरता से। उसके बाद उसके हाथ की नसें, दोनों नसें काट दी गई थी और इंश्योर कर गया कि यदि किसी भी कीमत पे यदि बच्चा बेहोश हो गया हो तो ब्लीडिंग से बच्चे की मौत हो जाए। अब दूसरी बात, पुलिस को एक और बात पता चली कि घर में कुछ भी अस्त व्यस्त नहीं था, कोई भी इंटेंशन, कोई भी बाहर से फोर्स एंट्री नहीं हुई है। मतलब कोई दरवाज़ा नहीं तोड़ा गया है, कोई खिड़की नहीं काटी गई है, कोई दरवाज़ा टूटने की आवाज़ नहीं है। उसके बाद घर में कोई भी सामान, कोई भी चीज़ चोरी नहीं हुई है। यानी घर में गहने थे, पैसे थे, रुपए थे, लेकिन घर में कोई चोरी नहीं हुई। और जब चोरी नहीं हुई तो पुलिस को एक और बात खटकी। उस घर में सबसे बड़ी बात थी पालतू कुत्ता। जो कुत्ता था, जब लोगों ने जब पुलिस ने देखा कि जो घर का कुत्ता है उसने कोई रिएक्शन नहीं दिया, तब पुलिस ने क्या किया, पहले छानबीन करने की कोशिश की। जो आस पड़ोस के लोग थे उससे उसने पूछने की कोशिश की। पुलिस ने उनसे छानबीन की, उनसे बातें की, उनसे पूछा कि एक बात बताइए कि क्या आपको कुछ ऐसा महसूस हुआ कि कुछ डिस्टर्बेंस आपको महसूस हुआ? तो पड़ोसियों ने कहा कि नहीं जी, हमें तो कोई भी ऐसा डिस्टर्बेंस नहीं हुआ। और पुलिस का शक एक और बात थी, क्योंकि जब पड़ोसियों ने कहा कि दोपहर का वक्त था, आई थिंक अभी 2 से 4 के बीच में, कोई भी कुत्ते ने किसी की भौंकने की आवाज़ नहीं। यदि कोई आदमी अनजाना कभी भी आता था घर पे तो ये भौंकता था और बहुत बुरी तरह भौंकता था। जब भौंकता था तो पड़ोसी आकर बोलते थे कि शांता, पंकज थोड़ा देख लो कि क्यों भौंक रहा है। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था उस दिन। उस फ्राइडे के दिन कुछ भी नहीं हुआ था 2 से 4 के बीच। यानी लोगों को ये पता चल गया, पुलिस ने ये ज़ीरो डाउन कर दिया कि ये जो भी इस कत्ल में शामिल है वो इस घर का जानने वाला है। वो अक्सर इस घर में आया जाया करता है, जिसके वजह से कुत्ते को कोई शक नहीं हुआ या उसको ये महसूस नहीं हुआ कि कोई बाहर से अनजाना आदमी घर के अंदर एंटर कर रहा है, यानी फोर्सफुल एंट्री हुई है। तो पुलिस को यहाँ एक क्लू मिल चुका है कि जो भी है, अब शुरुआत कर। अब आसपास के घरों में आपने पूछा, सबसे पूछा, कोई भी क्लू नहीं मिल रहा है। अब जब पुलिस घर आती है, माँ बाप से पूछती है कि कोई शक है तुमको किसी पे, तो वो कहते हैं कि नहीं जी, मेरा कोई शक नहीं है, मैं किसी से, हमारी कोई बैर नहीं है, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो पुलिस पूछती है कि किसी से कुछ हुआ था आसपास? तो वो कहते हैं कि हाँ, अभी कुछ दिन पहले स्कूल में मेरे बच्चे से एक बच्चे ने बदतमीजी की थी, तो मैंने पुलिस को सॉरी मैंने प्रिंसिपल को कंप्लेन की थी, उनके माँ बाप से भी कंप्लेन की थी। हो सकता है ऐसा। बट जब पुलिस ने उस बच्चे के बारे में तफ्तीश की तो ऐसा कुछ भी नहीं निकला जो कि सस्पिशियस हो, क्योंकि उसका लोकेशन उस दिन जो था वहाँ पे नहीं था। बट उन्होंने वेरीफाई कर लिया था कि वो बच्चा था कहाँ, तो शक की गुंजाइश नहीं थी। तो पुलिस ने क्या किया, पुलिस ने सारे आस पड़ोस के सबके मोबाइल नंबर ले लिए, पंकज और शांता के भी मोबाइल नंबर ले लिए और फिर सबसे पूछताछ शुरू हुई। लेकिन कोशिश जो भी था, लेकिन कोई सुराग मिल नहीं रहा, पुलिस छटपटा रही है। अब इधर से मीडिया प्रेशर में है, पुलिस पे दबाव है, वहाँ के जो लोकलाइट्स हैं, क्योंकि आप जानते हो बंगाल के अंदर लोकल्स के बड़ी दबदबा होता है। तो लोकल्स ने उनके ऊपर प्रेशर बनाना शुरू किया, पुलिस के ऊपर एक्स्ट्रा प्रेशर था कि भैया ये केस कैसे भी सॉल्व करना है। तो पुलिस ने अब कहा कि ठीक है, और हो ना हो अब घर से ही शुरू करते हैं। तो घर में आते हैं, अब घर से वो शुरुआत करते हैं, आसपास की चीज़ें देखते हैं, कुछ भी मिलता नहीं है। देन अचानक उन्हें एक फ़ोन कॉल आता है, और फ़ोन कॉल भी किसका? उस एरिया के पूर्व प्रधान का।
प्रधान का फ़ोन आता और पुलिस के पास वो कहते हैं कि मेरे पास सीसीटीवी फुटेज है, मेरे पास एक कैमरा है सर, वीडियो कैमरा है, सीसीटीवी फुटेज है मेरे पास, कि वो उस जहाँ पे गाँव के बाहर लगा हुआ है, मेरे घर से सटा हुआ है और उसमें रिकॉर्डिंग होती है। यदि शायद आपको कोई क्लू मिल जाए। अब पुलिस के पास एक लाइट मिली, कहते हैं कि एक छोटी सी हल्की सी किरण मिली, आस मिला कि भैया हो सकता है कुछ मिल जाए। अब पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज मंगवाया और फिर उन्होंने कहा कि सीसीटीवी फुटेज देखते हैं। पहले तो सीसीटीवी फुटेज देखते हैं, क्योंकि वो जो गांव के बाहर था उसमें जो एंट्री होती, बस वहीं से मिलती है, तो गांव की एंट्री और एग्जिट में जो भी आएगा जाएगा उससे पता चल जाएगा। अब पुलिस सीसीटीवी फुटेज खंगालती है। सडनली उनकी दिमाग में ना कुछ मिलता तो नहीं है, लेकिन उनको एक बात याद आती है। जो टाइम फ्रेम था, उस टाइम फ्रेम के अंदर कितने लोग आ रहे हैं और कितने लोग जा रहे हैं, यानी कि 2 से 4 के बीच में कितने लोग आए और कितने लोग गए, उसको जीरो डाउन करने लगे। उन्हें बहुत लोगों को देखा, आइडेंटिफाई किया, उनसे बात की और प्रधान को भी बिठाया वहाँ और आइडेंटिफाई कराया कि कौन-कौन हो सकता है, कौन-कौन नहीं हो सकता। तो पुलिस ने सबको आइडेंटिफाई किया, बात की, प्रधान से आइडेंटिफाई कराया और फिर उन्हें कुछ सस्पिशियस नहीं लगा तो छोड़ दिया। लेकिन एक फुटेज के अंदर जो 2 से 4 के बीच में है, उन्हें एक जगह उनको शक होता है। एक लेडी ना दोपहर में घर से निकलती है और इस फुटेज में आप देख लीजिए, आपको पता चलेगा कि महिला जो है घर से निकलती है और वो भी करीबन 4 के आसपास थी और वो हरी अप थी। और पुलिस को शक यूं हुआ क्योंकि उसने मास्क पहन रखा था। अब जनरली कोरोना के बाद अब एक ऐसा वक्त आ चुका है, करीबन आप 6-7 महीने पहले, अब कोई भी मास्क पहनता तो ऐसा लगता है कि जैसे ही इज एन ऑड। देखिए, मैं ये नहीं कहता कि आप मास्क मत पहनिए, मास्क जरूर पहनिए सेफ्टी के लिए, पर जनरली ऐसा लगता है कि गांव गली कुचे में आप सपोज मास्क पहन रहे हो तो थोड़ा सा शक होता है। तो पुलिस ने उस महिला को जीरो डाउन कर दिया और फिर जो है पंकज और शांता को बुलाते हैं। पंकज शांता आते हैं। पंकज शांता को पुलिस कहती है कि हमें कहीं ना कहीं शक है कि इस महिला पे हमें शक है। अब पहले शांता को दिखाया जाता है, शांता देखती है और शांता डिनाई कर देती है कि वो पहचान नहीं सकती, वो पहचान नहीं पा रही। उसके बाद पंकज को ये वीडियो दिखाया जाता है, जूम करके दिखाया जाता है, पूरी क्लैरिटी, जितना भी रिवाइंड फॉरवर्ड सब करके दिखाया जाता है, लेकिन शांता पहचानने से इनकार करती है। लेकिन पंकज जो उसका हस्बैंड है वो पहचान जाता है उसके चाल ढाल से। वो कहता है कि शायद मैं ये पहचानता हूँ और ये जिस तरह की चाल चल रही है ये शायद मेरी पत्नी शांता की बेस्ट फ्रेंड इफ़त परवीन है। जब पुलिस ने कहा कि जब आपने पहचान लिया तो आपकी पत्नी ने क्यों नहीं पहचाना, तो वो कहते हैं कि हो सकता है कि मास्क पहनी है तो शायद शांता पहचान नहीं पाई, लेकिन मैं कहता हूँ कि हो ना हो ये इफ़त परवीन ही है। अब पुलिस कहती है कि ठीक है, जब ये दोस्त है तो शायद इसका मोबाइल नंबर भी होगा, क्योंकि सब लोगों का कॉल डिटेल्स ले लिया था। अब पुलिस ने इफ़त परवीन का सीडीआर निकाला, बाकी लोगों का भी फ़ोन नंबर लिया था। शांता ने फ़ोन नंबर दिया और पुलिस ने इफ़त परवीन का सीडीआर निकाला। और जब उन्होंने ये फ़ोन डिटेल निकाला तो एक सरप्राइजिंग फैक्टर था। इफ़त परवीन की हमेशा से शांता से बहुत लंबी-लंबी बातें चलती थी। यानी ये आप बातें करते हो नॉर्मल, आप करीबन 9-10 बजे बात करके किसी दोस्त से आप हट जाते हो। लेकिन इनकी बातें जो है ना काफ़ी लंबी चलती थी, करीबन 1:30 बजे रात को, 2 बजे रात को, ऐसा कंटिन्यू चलता रहता था। लेकिन अभी तक, क्योंकि पुलिस ये मान चुकी थी कि इसमें सबसे बड़ा प्राइम सस्पेक्ट जो था वो था पंकज, क्योंकि हस्बैंड था शांता का और इफ़त परवीन
शांता की फ्रेंड थी, तो हो सकता था इनके चक्कर चलते थे, इसलिए प्राइम सस्पेक्ट पंकज था। लेकिन जब इफ़त परवीन का सीडीआर और जो शांता का सीडीआर निकाला गया, तो इसमें इन दोनों की जो कॉल थी बहुत लंबी-लंबी, बहुत दिनों से लगातार बातें करते थे, सिंस फ्रेंड थे, लेकिन ये काफ़ी लंबी बातें चलती थी। और सरप्राइजिंगली पंकज जो है करीबन 1.5-2 साल से इनकी कभी भी फ़ोन पे बात नहीं होती थी। अब जो है अब जब कॉल डिटेल्स हो गया तो एक पुख्ता सबूत था इनके पास कि अब कॉल डिटेल्स में इनकी बातें चलती थी। अब गांव के लोगों से इन्होंने पूछा कि इनके रिश्ते कैसे थे। गांव वाले कहने लगे कि इफ़त परवीन अक्सर इसके घर में आया करती थी जब इनका बच्चा स्कूल में नहीं होता था। ये हमेशा आती थी और फिर काफ़ी देर ये लोग साथ में रहते थे, उसके बाद फिर चले जाते थे। कभी कभी तो जो शांता थी, शांता भी इफ़त परवीन के घर जाती थी, जो कि वाटगंज, जो वहाँ से 17 किलोमीटर है, वहाँ जाती थी। वहाँ भी वो दोनों एक साथ रहते थे और काफ़ी घंटों टाइम स्पेंड करते थे। अब ये तो एक डाउट क्लियर हो गया कि इन दोनों में कुछ ना कुछ चल रहा है। तब पुलिस को अचानक समझ में नहीं आया, तो उन्होंने सोचा कि चलो इनके व्हाट्सएप चैट को खंगालते हैं। अब व्हाट्सएप चैट को जब उन्होंने स्क्रूटनाइज करना कोशिश की, तो उनकी आंखें की फटी रह गई, जो कि वो मोबाइल के जो मैसेजेस उन्होंने एक्सचेंज किए थे, इट इज़ लाइक इट्स वेरी, आप सोच नहीं सकते कि उसके अंदर क्या था। उस मैसेजेस के जो, आप कभी भी, ये एक डिसेंट इंसान कभी भी ऐसे, जो ना गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के अंदर जो मैसेजेस होते हैं, फोटोग्राफ्स होते हैं, जो बड़े क्लोज फ्रेंड्स ऐसे वीडियोस, तो इफ़त परवीन और जो संता का जो फोटोग्राफ्स या मैसेजेस थे, एक हस्बैंड वाइफ या गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड ही एक दूसरे को सेंड कर सकते। अब पुलिस जो है पूरा डिटेल्स अपने कब्जे में ले लेती है, प्रूफ को ले लेती है। उसके बाद इफ़त परवीन के घर जाती है, इफ़त परवीन को घर से उठाती है और इफ़त परवीन को रिमांड पे लेती है और फिर उनसे पूछती है, बताओ, मेरे पास सारे सबूत हैं, अब बताओ माजरा क्या है। तो इफ़त परवीन भूत की तरफ भग देती है और कहानी जो यूं सुनाती है, या दोस्तों आप भी चौंक जाएंगे कि कौन, क्या, कैसे, किस तरह एक कर सकता है। वो कहती है कि फ्राइडे से एक दिन पहले इफ़त परवीन घर आई, शांता के, शांता घर पे ही थी, और शांता और जो इफ़त परवीन है घर के अंदर अपने साथ एक दूसरे से ऐसा एक्सचेंज थे, वो बहुत एक रूम के अंदर बंद थे। सडनली एक ऐसी अवस्था में थे, उनको पता ही नहीं चला कि श्रेयांशु, जो उनका बेटा था, वो स्कूल से घर आ चुका है और उसने अपनी माँ और मासी, जो कि इफ़त परवीन को मासी कहता था, अपनी माँ और मासी को एक ऐसे अवस्था में देख लिया था जो कि उसे देखना नहीं चाहिए था। जब इफ़त परवीन और शांता ने देखा कि उसके बेटे ने उसकी एक ऐसी अवस्था में देख लिया कि जिसे वो नहीं देखना चाहिए, अब उनको शर्म आने लगी। अब उनको ये डर सताने लगा कि कहीं इसने अपनी बात अपने पापा को बता दी, या गलती से भी उसने अपने स्कूल में किसी से छेड़ दी। एक तो इज्जत साथ में जाएगी ही जाएगी, वो किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे। अब दोनों ने डिसाइड किया कि श्रेयांशु को मौत के घाट उतारने हैं, उसे जिंदा नहीं रहने देना है, और प्लान चालू हो गया। फ्राइडे के दिन जैसे ही बच्चा घर आता है, शांता बच्चे को पकड़ती है, सबसे पहले उसका गला दबाती है। गला दबाने के बाद उसको दीवार पे मारती है, टेबल से मारती है,
फिर बहुत सारे निशान जो थे, मतलब बेदर्दी से मारती है, और वो पूरा इंश्योर कर लेना चाहती थी कि बच्चा मर जाए। फिर वो क्या करती है, गणेश जी की मूर्ति से उसके सर पे मारती है, बहुत मारते तो ब्लीड ना हो जाए। उसके बाद शांता जाती है किचन से, एक नाइफ लेकर आती है, उस छोटे से बच्चे के हाथ में उसका रिस्ट काटती है, और काटने के बाद वहीं बैठी रहती है और इंश्योर करती है कि खून निकल जाए। उसके बाद जब वो इंश्योर कर लेती है कि बच्चा मर चुका है, तब चुपके से वो दूसरे रास्ते से चली जाती है और इफ़त परवीन दूसरे रास्ते से जाती है। अब इफ़त परवीन कैमरा में इसलिए आ जाती है क्योंकि जिस रास्ते से वो गुजरी थी वहाँ कैमरा था, लेकिन इफ़त परवीन उस रास्ते से जाती है जहाँ कैमरा था, क्योंकि बस भी उसको वहीं से पकड़ना था। लेकिन वो शक के घेरे में इसलिए आ गई क्योंकि मास्क पहना था, और वो जो चाल चल रही थी वो जल्दी-जल्दी चल रही थी। अब आप पूछेंगे कि शांता उस वीडियो में कैप्चर क्यों नहीं? शांता जो घर से निकली थी, वो दूसरे रास्ते से जहाँ कैमरा नहीं था, वहाँ से निकल जाती है। तो इसलिए वो कैमरे में नहीं आई, किसी को पता भी नहीं चला। और बीच-बीच में जब बच्चा छोटा था, तो शांता अक्सर घर आया करती थी बच्चे को खाना खिलाने के लिए। तो इसलिए शांता उस कैमरे में नहीं आई और शक के घेरे में नहीं आई। जब इफ़त परवीन ने तोते की तरह सारी कहानी सुना डाली, उसके बाद पुलिस ने शांता को घर से उठाया, उसे कस्टडी में ली, और फिर उन्होंने पंकज को बताया। तो पंकज कहता है कि सर, मुझे ये मालूम था, इनके रिश्ते के बारे में हमें मालूम था, और मैंने सिचुएशन से समझौता कर लिया था क्योंकि मैं चाहता था, बच्चा छोटा है, मैं इनके बारे में जानता था, लेकिन मैं नहीं चाहता कि घर में कोई कलेश हो, तो इसलिए मैं इसके ऊपर पर्दा, और मैंने ध्यान देना ही छोड़ दिया था, मैं इग्नोर कर दिया था। लेकिन मुझे ये नहीं मालूम था कि मेरा चुप रहना आज ये गुल खिलाएगा। तो दोस्तों देखो, एक नाजायज़ रिश्ते के लिए एक मासूम की ज़िंदगी चली गई, जिसके अपने ही माँ ने अपने नाजायज़ रिश्ते को छुपाने के लिए, जबकि उसका पति ऑलरेडी जानता है कि उसका रिश्ता क्या चल रहा है, अपने बेटे की जान ले लेती है। माँ ही क्यों, माँ और मासी दोनों ने अपने ही हाथों से अपने बच्चे का गला दबाया, उसे मार डाला। तो दोस्तों, ये थी कहानी एक बच्चे की, जिसने फिर उसके बाद पुलिस ने अपनी बात बताई कि हमें पता नहीं चलता, और शायद हमें टाइम भी लगता कि इस केस को सॉल्व करने में, लेकिन हमारा शक पुख्ता तब हुआ कि जब घर में रखा हुआ कुत्ता जिसने भौंका नहीं, तो हमें यकीन हो गया, हो ना हो कोई ऐसा इंसान है जिसे अक्सर आना जाना रहता है, और ये फैमिली एक दूसरे को जानती है और उसका इनसाइड आउटसाइड सब जानते हैं। तो एक कुत्ते का चुप रहना हमारे लिए कारगर साबित हुआ, और इसी की वजह से हम केस को सॉल्व कर पाए। तो आशा करता हूँ दोस्तों, अभी तक आप मेरे वीडियो पे बने हैं तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। और आशा करता हूँ कि आज की कहानी, जिसने मेरे बारे में कंप्लेन की है कि आपको डायलॉग डिलीवरी नहीं आती, हो सकता है कि आज मैंने शायद अच्छा काम किया हो। थैंक यू सो मच। टिल देन, दूसरी कहानी के लिए साथ में आऊँगा। फिर मिलते हैं आपके साथ। अलविदा, टाटा, सबक है।